नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम आज की पॉलिटिक्स में। आज बात होगी जम्मू कश्मीर में बदल रहे सियासी समीकरण की, और इसकी वजह वहां की चुनावी प्रक्रिया में हुआ बदलाव है। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयोग ने परिसीमन का काम पूरा किया और 7 सीटें बढ़ा दी गई। अब 83 नहीं 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होगा। और जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार देना। यानी ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के मूल बाशिंदे नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वहां पिछले 2 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं। वो वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी हो सकते हैं, वो वहां पर बाहर से काम करने आए मजदूर भी हो सकते हैं, या बाहर से आए वहां पे बस चुके ऐसे लोग हो सकते हैं जो वहां के मूल बाशिंदे नहीं हैं, वहां उनके पास कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है जम्मू कश्मीर का। ऐसे लोगों की संख्या करीब 25 लाख है। यानी ये लोग जम्मू कश्मीर के कुल मतदाताओं का 25% हिस्सा होंगे। ये मतदाता जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरण को बदलने के लिए काफी होंगे। इस फैसले के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर सामने आ गई है। उनका आरोप है कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और यह जम्मू कश्मीर के सियासी साजिश है इसके खिलाफ। इसी मुद्दे पर आज की पॉलिटिक्स पे चर्चा होगी। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता काविंद्र गुप्ता जी के साथ। काविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। काविंद्र जी, ये जो तमाम चीजें चल रही है जम्मू कश्मीर में, और अब जो ये नई बात निकल करके आई है कि करीब 25 लाख मतदाता और जुड़ेंगे जो वहां के मूल बाशिंदे नहीं हैं, जिनके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या इसे वहां के सियासत में किया गया सकारात्मक बदलाव माना जाएगा? देखिए, नंबर 1 तो हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं जी। नंबर 2, भारत के संविधान ने जी सभी लोगों को अधिकार दिया है कि वो अपने वोट का जो मतदान है वो कर सकते हैं। तो वो किसी भी स्टेट में रहता, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने पिताजी के साथ 20 साल पंजाब में रहा, वहां उनकी सर्विस थी, हम वहां पर वोट डालते थे। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, ये जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इनको ये समझ आनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो चुकी है और हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो हर जगह का नागरिक है। ये धारा 370 के पहले की बात नहीं है। जो लोग हमारे लिए यहाँ पर सीमाओं पर आकर के लड़ते हैं, जो लोग यहाँ पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपना बलिदान देते हैं, या कोई केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी जो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आकर के काम करते हैं, पूरी उम्र यहाँ पर बता करके चले जाते हैं। हमारे आईएएस ऑफिसर या दूसरे आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर आकर के काम करते हैं, क्या उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये लोग, इन्होंने पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो 1947 में रिफ्यूजी आए थे, वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, उनको 70 साल वोट डालने का अधिकार नहीं दिया है। और इसके साथ इन्होंने वाल्मीकि समाज जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी का काम करता था, वो चाहे उसके बच्चे पीएचडी कर जाएं, लेकिन वो सफाई कर्मचारी का ही काम करेगा। ये कौन सा तरीका है? इसी तरह से गोरखा समाज जो महाराजा हरि सिंह जी ने अपने वक्त में यहाँ पर लाए थे जम्मू कश्मीर की सीमाओं को रक्षा के लिए, आज तक उनको अधिकार नहीं मिला था। अगर उनको अधिकार मिलता है तो उसमें गलत क्या है? तो यहाँ पर जो बाहरी मजदूर आते हैं, स्किल्ड लेबर आती है यहाँ पर काम करने के लिए, हमारे लिए काम करती है, उनको अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब हम दूसरे प्रदेशों में जाकर के वोट का जो मतदान कर सकते हैं, तो उनको क्या है? तो काविंद्र जी, जो विपक्ष ये आरोप अभी लगा रहे हैं, विपक्ष के नेता जो हैं तमाम, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये निर्वाचन आयोग का कदम नहीं है, ये बीजेपी के इशारे पर और केंद्र के दबाव पर लिया गया फैसला है। देखिए, ऐसा नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला की सरकार में ये पास किया था, रीसेटलमेंट बिल उसको कहते हैं, कि 1947 में जो पाकिस्तान चले गए थे वो वापस आकर के अपनी जगह यहाँ पर ले सकते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये पाकिस्तान दूसरा मुल्क है,
ये अपने ही देश के लोग हैं। इनको पहले इनसे ये पूछना चाहिए कि रीसेटलमेंट एक्ट जो आपने लाया था वो पाकिस्तानियों को बसाने के लिए लाया था, जब अपने देश के लोग आकर के यहाँ बसे हैं। हमने कोई नए बसाए नहीं है, तो पहले से यहाँ रहते हैं, पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों ना मिले? अब वो अपने प्रदेश में कोई नागरिक हिंदुस्तान का ऐसा नहीं रहना चाहिए उसको तो वोट डालने का अधिकार ना हो। जहां वो रहता है उसको वहां ही अधिकार मिलना चाहिए। और ये भी बताना चाहता हूं कि आजकल आधार लिंक कर दिया गया है वोट के साथ, वो एक ही जगह वोट डालेगा। वो अपने प्रदेश में वोट नहीं डालता, अगर यहाँ रह रहा है तो यहाँ वोट क्यों नहीं डालेगा? ये सबके लिए बराबर ये जो अधिकार संविधान ने दिए हैं ये सभी के लिए। लेकिन जो ये कदम उठाया गया है उससे करीब 25 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे और ये वो मतदाता होंगे जो कश्मीर के नहीं होंगे, कश्मीर से बाहर के होंगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मतदाता कश्मीर का भविष्य उस तरीके से तय कर पाएंगे जिस तरीके से यहाँ के मूल बाशिंदा जो बाशिंदे हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो जिस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, आपकी जानकारी के लिए डोमिसाइल एक अलग प्रावधान है जी। डोमिसाइल एक अलग प्रावधान है, वोट डालना संविधान का एक अधिकार है। क्योंकि इन दोनों चीजों में अंतर करना होगा। यहाँ तक ये डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, ये जो उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों के राज में 6 लाख हिंदू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को वहां निकाल दिया। डेमोग्राफी किसने चेंज की? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि सभी समान नागरिक संहिता, सभी को एक जैसे अधिकार मिले, अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। ये हमारी और भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर 25 लाख लोग मतदाता रहते हैं, वैसे इतने हैं नहीं, अगर यहाँ पर रहते हैं तो वो कोई भी मतदाता को अपने मत का जो अधिकार है वो अपनी वो सरकार की पॉलिसी देख करके, सरकार के काम देख करके, सरकार की विचारधारा देख करके काम करता है, ना कि वोट डालता है, ना कि किसी के कहने पर। इसलिए वोट डालना उनका अधिकार है। जबरदस्ती ये इनको एक वो डर है कि इन्होंने हमेशा से गलत किया है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक यहाँ नहीं आने चाहिए। जी, अब सवाल ये उठता है काविन जी कि जो विपक्ष आरोप लगा रही है, जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप यह है कि जो 25% लगभग नए मतदाता आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम वो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा बल में तैनात सेना के जवान हैं, जो IAS IPS हैं या दूसरे कर्मचारी के तौर पे नियुक्त हैं लेकिन वो दूसरे राज्य से आते हैं। तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो तो यही चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार में काबिज जैसे बीजेपी है तो उसके लिए वोटिंग करें। तो ये एक तरीके से विपक्ष के खिलाफ एक तरीके से सियासी साजिश की गई है, ये आरोप है उनका। देखिए, ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सभी लोग अपना मताधिकार तभी प्रयोग करते हैं जिसकी पॉलिसी होती है। ऐसा नहीं होता कि जो सरकार है उसको ही वोट डाला जाता है। असल में दरअसल ये बात है कि धारा 370 टूटने के बाद जो लोग इस प्रकार की बात करते थे, यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज कश्मीर में हर घर तिरंगा के तहत जिस प्रकार से लोगों ने हिंदुस्तान के साथ जुड़े होने का अपना एक सबूत दिया है, तब से इनको तकलीफ होना शुरू हो गई है। ये देख ले, हम तो कुछ और कहते थे, करते कुछ और हैं। लोग कुछ भारत के साथ खड़े हैं, भारत के संविधान की इज्जत करते हैं, तिरंगे की शान में रैली निकाल रहे हैं, इसलिए इनको हो रहा है। यही इनका फ्रस्ट्रेशन का कारण है। आज अलग अलग विचारधारा वाले लोग, कोई सेल्फ की बात करता था PDP, कोई यहाँ पर बात करता था ऑटोनॉमी की। आज वो अलग अलग विचारधारा वाले लोग इकट्ठे होकर के खड़े हो गए हैं और उनको लगता है कि हमारी जमीन खिसकती जा रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इस मूव को रोका जाए। ये भारत का संविधान उनको अधिकार देता है। अगर कोई ऐसा उनको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के बात करें। ये कोई यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो भी काम कर रहा है किसी रूल रेगुलेशन के तहत काम कर रहा है जी। और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से 7 सीटें बढ़ गई है परिसीमन में और 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए जिस तरह से आरक्षित कर दी गई है, तो जो PDP के नेता हैं, जो महबूबा मुफ्ती हैं
या फिर जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला हैं, उनका यह कहना है कि बीजेपी केवल अपने मतलब के लिए, केवल अपनी सरकार बनाने के लिए इस तरह से आरक्षण ला रही है, अपनी सरकार बनाने के लिए उन जगहों पे सीट बढ़ा रही है जहां पर उसका दबदबा है। जम्मू कश्मीर में एक तरीके से असंतुलन वाली बात, क्योंकि पहले यही बात होती थी कि घाटी में चूंकि ज्यादा सीटें थी तो घाटी में जिसने दबदबा बना लिया उसका जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार बन जाती थी। लेकिन शायद अब जो संतुलन कायम किया गया है परिसीमन के बाद, उसके बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 43 और 47 केवल 4 सीटों का फर्क रह गया है। तो ऐसे में क्या जो विपक्ष कह रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वाकई इसमें आप लोगों की दखल थी कुछ? देखिए, जब इनकी सरकार बनी थी जी 1996 के बाद, जी इन्होंने एक रूल पास किया कि यहाँ पर 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, जी यहाँ पर पश्चिमी नहीं हो सकता। ये कौन सा यहाँ पर इस प्रकार के बिल यहाँ पर लाए जाते हैं? ये कैसे बिल? इनके मन में चोर था और ये चाहते थे जम्मू की जनसंख्या ज्यादा, जम्मू का एरिया ज्यादा, लद्दाख का एरिया ज्यादा, लेकिन इन्होंने हमेशा ही जम्मू के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये केवल कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, खाली कश्मीरी पंडितों की सीटें नहीं बढ़ाई हैं, 9 सीटें एसटी समाज को दी है, एसटी समाज को, जो सारे मुस्लिम हैं, सारे मुस्लिम हैं। इन्होंने अपने राज्य में उनको भी, उनके साथ इंसाफ नहीं किया, उनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। आज जो एसटी समाज है वो मुस्लिम समाज है, 100% मुस्लिम समाज है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी सीटें देती है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? ये सिर्फ ये इस प्रकार गुमराह करना चाहते हैं क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है। जी काविंद जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो तमाम बदलाव हुए, जो तमाम बदलाव किए गए, उसके बाद जो असर हुआ है वहां की सियासत पे, वहां पे आपको क्या लगता है, वहां पे क्या सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं अब? देखिए, नंबर 1, यहां पर डेवलपमेंट का दौर चल रहा है। जी जम्मू कश्मीर के 2 में बड़े शहर, जी जो चाहे श्रीनगर है चाहे जम्मू है, वहां पर रिंग रोड और दिल्ली से लेकर के कटरा तक एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है। तो कोई हिंदुस्तान का ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें 2 एम्स हों। ये पहली स्टेट है जहां पर 2 एम्स हैं। यहाँ पर 9 मेडिकल कॉलेज नए बनाए गए हैं और उनको उनमें नई 600 नई सीटों का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट का इतना IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन सब का काम होना शुरू हो गया है। 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ चुकी है और आने वाले समय में यहाँ पर सारा जो परिदृश्य है वो यहाँ पर बदलने वाला है। इन लोगों की धारा 370 के कारण से ना तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आता था, इन्होंने मिलिटेंसी फैला करके रखी, पाकिस्तान के इशारे पर काम करते थे। आज क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकानदारी जो बंद हो चुकी है, इनका चिल्लाना, इनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। तो इस सारे विषय में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग समझते हैं ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है एक ऐसा है जिसमें अपने मतदान का करके लोग सरकारें भी बदलते हैं और लोग उसी को वोट देंगे जो उनके लिए अच्छा काम करेगा। इन्होंने ना तो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आने दी, ना जम्मू कश्मीर में हालात इस प्रकार के बनाए। आज सबसे पहले वहां पर जो रोजमर्रा की पत्थरबाजी होती थी वो आज पत्थरबाजी नहीं है। वहां पर जो मिलिटेंट्स का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग चलते थे, आज वो नहीं है। हुर्रियत जैसे लोग मस्जिदों से ऐलान करके वहां बंद का ये संदेश देते थे, आज उस प्रकार की नहीं है। आज पाकिस्तान की जगह, पाकिस्तान के झंडे की तरह जम्मू कश्मीर, ये भारत का झंडा वहां पर तिरंगा है, ये इनको समझ में नहीं आती। देखो, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में, प्रजा परिषद के रूप में हमने लगातार धारा 370 तोड़ने की बात कही है। पूरे हिंदुस्तान के रूल यहाँ भी लागू होने चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान 1953 में इसी कारण से हुआ था कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला की गलतियों के कारण से इस जम्मू कश्मीर को पूरे देश से अलग करके रखा था इन्होंने। जी जी, कविन जी, आपने अपना वक्त निकाला और हमें बताया कि किस तरीके से जो तमाम
सियासी समीकरण बदलने का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो पूरी तरीके से जायज नहीं है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि जो बदलाव हुए हैं परिसीमन के कारण और जो बदलाव हुए हैं चुनावी प्रक्रिया के कारण, उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का भला ही होगा और जो विकास की गति है वो आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कविन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतना अहम बातें रखी और अपना समय दिया, इतना बहुमूल्य।